गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। संदीप जी, आपका 7वें एपिसोड में पुनः स्वागत है। थैंक यू। आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं टर्म लाइफ इंश्योरेंस पर। अक्सर लोग हमसे पूछते हैं कि टर्म लाइफ इंश्योरेंस क्या है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे बातचीत बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो आपका बैकग्राउंड क्या है। वास्तव में आपने प्रथम एपिसोड में आपने काफी डिटेल्स बताया था, लेकिन प्रत्येक एपिसोड लोग देख नहीं पाते हैं, इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया आप अपने बारे में 2 शब्द बोलें। Thank you for giving me opportunity to introduce myself. Thank you, sir. So I am Sandeep Kumar and I am a chartered accountant by qualification. I have more than 13 years of experience in various industries and in various roles and responsibilities. Currently, I am working as a finance controller in a multinational company, German MNC company. And as a hobby, sometimes I guide and help people to plan their financial, personal finance and for their financial planning. And अभी हम लोग जो ये सीरीज़ ले रहे हैं, बेसिकली इसका जो मेरा पर्पस है, मेन पर्पस है टू इंक्रीज फाइनेंशियल अवेयरनेस एमंग पीपल एट लार्ज, जो बहुत दूर से भी हमारे एपिसोड को देखते होंगे। हिंदी में भी कई लोग सुनना चाहते हैं, बाकी लिटरेचर्स में तो बहुत अवेलेबल है, बट इसका मेरा पर्पस है कि जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल लिटरेसी हम लोग इसको आगे बढ़ा सके, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के बारे में अवेयरनेस हम लोग आगे बढ़ा सके। ये मेरा पर्पस है आपके साथ इस सीरीज को में पार्टिसिपेट करने का। थैंक यू सर। वास्तव में इस सीरीज का मकसद ही है सीमित साधनों का वैकल्पिक प्रयोग कैसे करें, क्योंकि हम लोगों के पास पैसा सीमित है, उसको किस तरह से हम यूटिलाइज करें ताकि अंत समय में, जिस समय मुझे किसी भी प्रकार की समस्या हो, ईश्वर न करे कभी समस्या आए, लेकिन हाँ अगर आवश्यकता पड़े तो हम पैसे का प्लानिंग शुरू से कैसे करें। वास्तव में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हैं जो डिफरेंट टाइप ऑफ सर्टिफिकेट्स तो देती है, लेकिन यह नहीं बताती कि वास्तव में हम पैसे का प्लानिंग कैसे करें। तो संदीप जी अलग अलग इससे पहले 6 एपिसोड में इन्होंने इस पर काफी प्रकाश डाला है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज पीछे के सीरीज में जाएं, इनका ऑलरेडी नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप चाहें कोई भी फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में तो आप बातचीत कर सकते हैं। तो आज हम लोग बातचीत करने आरंभ करते हैं। टर्म प्लान क्या है सर? व्हाट इज टर्म प्लान? ये टर्म प्लान होता क्या है? एक्चुअली ये भी एक लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट ही है, प्योर लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट है। बट एक्चुअली लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट में कई डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट होते हैं। जैसे अपना ट्रेडिशनल इंश्योरेंस प्लान हो गया, इंडोमेंट प्लान हो गया, जो बेसिकली हमारा रिटर्न स्पेसिफिक प्लान होता है। इन्वेस्टमेंट हम करते हैं, रिस्क भी कवर करता है और आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम हमको उससे रिटर्न भी मिलता है। यस सर। एंड टर्म प्लान बिल्कुल उससे थोड़ा अपोजिट है। इसके अंदर हम लोग बड़े अमाउंट का एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए कवरेज लेते हैं। फॉर एग्जांपल 35 ईयर्स 40 ईयर्स के लिए हम कवरेज लेते हैं। इसमें हमें कुछ रिटर्न नहीं मिलता, बट ये एक बड़े अमाउंट को कवर करता है और इन केस ऑफ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स, इन केस ऑफ डेथ, हमें वो सम इंश्योर्ड मिलता है। सो नॉर्मली क्या होता है, जो नॉर्मल रेगुलर हमारा ट्रेडिशनल प्लान है या इंडोमेंट प्लान है, उसमें हम लोग जो भी करते हैं वो रिस्क कवर भी करता है और हमें एक इन्वेस्टमेंट का काम भी करता है। ऑल्दो रिटर्न उसका मार्केट से बहुत ज़्यादा प्रोमिसिंग नहीं होता है, फिर भी लोगों का अपना ये इंटरेस्ट रहता है कि अगर मैं कुछ इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे कुछ रिटर्न भी मिलता है। बट इसके अंदर कोई रिटर्न नहीं मिलेगा, बट कंपैरेटिवली ये बहुत बड़े अमाउंट को कवर करता है। थोड़े से प्रीमियम में बहुत बड़े अमाउंट का कवरेज आपको सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए 30-35 ईयर्स के लिए आपको देता है। कहने का तात्पर्य, यदि आप प्राइवेट सेक्टर में हैं तो वहां पर अनुकंपा या फिर अनफॉर्चुनेट इवेंट जो पहले गवर्नमेंट जॉब में होते थे, तो उसके बदले में उनके बच्चे या कोई ऐसे व्यक्ति को जॉब मिलता था जो उनका भरण पोषण कर सके। बिल्कुल बिल्कुल, ये कुछ वैसा ही है जो कि लाइफ इंश्योरेंस में आप करते हैं टर्म प्लान के रूप में। अगर किसी भी प्रकार का अनफॉर्चुनेट इवेंट आपके घर में घटता है या जो व्यक्ति जॉब कर रहे हैं, आपके घर की धुरी है, जो बेस है, वो किसी कारणवश अकाल मृत्यु को प्राप्त करते हैं, तो वैसी स्थिति में एक अच्छा हैंडसम अमाउंट आपको मिलता है ताकि आप अपने जीवन यापन, अपने बच्चे, अपनी लड़कियों के शादी और एजुकेशन को आगे बढ़ा सके। हाँ, आदमी की तो पूर्ति नहीं होती, लेकिन इतनी पैसा जरूर मिल जाता है जिससे वो अपना बिल्कुल इनकम रिप्लेसमेंट हो जाता है। इनकम का रिप्लेसमेंट हो जाएगा, आदमी का तो कोई रिप्लेसमेंट हो नहीं सकता है, वो तो जो शून्य क्रिएट होगा वो हमेशा के लिए होगा। बट हाँ, एक इनकम का रिप्लेसमेंट हो जाता है। अभी हम लोग इसको थोड़ा सा एक एग्जांपल से समझते हैं कि
ये प्रोडक्ट किनको लेना चाहिए, यस सर। किसको सूट करता है, कैसे लोगों को इसके बारे में सीरियसली सोचना चाहिए और जितना जल्दी हो सके प्लान करके लेना चाहिए। हम एग्जांपल लेते हैं, एक एक्स मिस्टर एक्स हैं, यस सर। उनके साथ उनके रिटायर्ड मदर फादर दोनों साथ में हैं। वो अकेले ब्रेड जो भी है ब्रेड अर्नर है अपने फैमिली के लिए, अपने फैमिली के लिए वही जो भी अपना उनका इनकम सोर्स ऑफ इनकम है उन्हीं से जनरेट होता है, वही अर्न करते हैं। मदर फादर ऑलरेडी हैं, रिटायर्ड हैं, कोई पेंशन नहीं मिलता है, साथ में उनकी मैरिज भी हो चुकी है, वाइफ जो है हाउस वाइफ है, बच्चे भी हैं, उनका एजुकेशन है, सब कुछ है। बट ये सारे लोग, जब अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला कि एक ही आदमी के इर्द गिर्द में है और एक ही आदमी के इनकम पे डिपेंडेंट है, एक ये एग्जाम्पल हुआ, आप खुद ही इसका जवाब दे देंगे। सेकेंड एग्जाम्पल हुआ, एक सुपर रिच इंडिविजुअल है, बैचलर है, शादी भी नहीं किया, पेरेंट्स भी विद द पासिंग ऑफ टाइम गुजर गए, कोई नहीं है साथ में, और ऑलरेडी उनके पास बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है, लैंड है, बिल्डिंग है, म्यूचुअल फंड में, शेयर में करोड़ों का इन्वेस्टमेंट है। आप बताइए किसको टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए? बट नेचुरली जो मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स है, बिकॉज उनके पास एसेट तो है नहीं, सब्सटेंशियल एसेट नहीं है, बट उनके पास इन नंबर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। मदर पेरेंट्स का भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वाइफ बच्चों का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो अब एक ही सोर्स ऑफ इनकम पे पूरी फैमिली डिपेंडेंट है, ऐसे केस में उनको अपना टर्म इंश्योरेंस जरूर ही लेना चाहिए। ये कब लेना चाहिए? इसका राइट टाइम क्या है? उसमें सारे इंश्योरेंस और सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट के लिए एक ही मंत्र है, जितना जल्दी हो सके अपने अर्ली स्टेज ऑफ करियर में, अपने अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ में हमें ले लेना चाहिए। जितना जल्दी लेंगे उसके अपने अपने बेनिफिट है। एक तो प्रीमियम कम होता है, सबसे कम होता है, बिकॉज लाइफ स्टाइल डिजीजेस उस समय नहीं होते हमारे, कोई भी लाइफ स्टाइल डिजीज नहीं होता है। जितना हम यंग रहेंगे हमारे पास कोई भी बीपी शुगर कुछ भी किसी तरह का कोई भी बीमारी नहीं रहेगा, तो प्रीमियम जो होगा बहुत ही कम रहेगा। आपका एक बार प्रीमियम डिसाइड हो गया, सो वो अभी अगर आप फॉर एग्जांपल 30 में ले रहे हैं या 25 में ले रहे हैं, तो जो आपका प्रीमियम आ रहा है 10,000 15,000 ईयरली प्रीमियम जो आ रहा है वो आपका 60 ईयर्स तक वही प्रीमियम रहेगा। और अगर आप उसको मिड 40 में लेते हैं, 40 प्लस में लेते हैं, तो ये जो 10,000 या 15,000 है ये कहीं आपका 25,000 30,000 हो जाएगा, और अकॉर्डिंगली ये इंक्रीज अमाउंट ही रहेगा। तो जितना जल्दी ले उतना अच्छा है। कहने का तात्पर्य आप जितना जल्दी लेंगे रिस्क भी आपका कवर्ड रहेगा और अमाउंट भी प्रीमियम काफी छोटे इंस्टॉलमेंट में होगा जो नेग्लिजिबल होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये मतलब स्टूडेंट लाइफ में तो ले नहीं सकते हैं? नहीं, उसके लिए इनकम मतलब स्टूडेंट लाइफ में ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती नहीं है। तो जब भी आप अपना करियर शुरू करें आप अपना प्लान करके ले लें, बिकॉज करियर के शुरुआत ही आपका सारा फाइनेंशियल गोल और सारे प्लानिंग लाइफ की धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप शुरू हो सकता है। ऐसे अगर आप स्टूडेंट हैं बट आपको इंटर्नशिप मिल रहा है या आपके सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो चुके हैं, बिकॉज मैंने इसलिए बोला नहीं लेना चाहिए बिकॉज आप अपने पेरेंट्स के से प्रीमियम लेकर के कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट लें, ये अच्छी बात एडवाइजेबल नहीं है। आप अपने सेल्फ जनरेट करके इनकम लें तो ज़्यादा अच्छा है। प्लस इसके लिए इनकम का सोर्स भी होना जरूरी होता है। टर्म इंश्योरेंस के लिए नॉर्मली सोर्स ऑफ इनकम का होना भी जरूरी होता है, सो दैट वो आसानी से मिलता है प्रोडक्ट, अदरवाइज वो आसानी से मिलता भी नहीं है प्रोडक्ट। ये कैसे लेना होगा? इसे लेने के लिए देखिए आज के डेट में बहुत सारे टूल्स हैं आपके पास। आज के डेट में आप पॉलिसी बाजार को विजिट कर लीजिए, उसमें बहुत सारा कंपैरिजन आपको मिल जाएगा। आप कंपैरिजन कीजिए, वहाँ से जो बेस्ट है उसको चूज़ कीजिए। बट चूज़ करते समय आप ये ध्यान जरूर रखिए अगेन कि किसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो अच्छा है। ये क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या है? क्लेम सेटलमेंट रेशियो का मतलब है कि हमारे पास, मैं इंश्योरेंस कंपनी हूँ या आप इंश्योरेंस कंपनी है, आपने 100 इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेचे हैं, टर्म इंश्योरेंस बेचे हैं, उसमें से फॉर एग्जांपल आपके पास 50 क्लेम आता है, सो आपने 50 में से कितना सेटल किया, उसके बेसिस पे ये परसेंटेज क्लेम रेशियो निकलता है। अगर आपने 50 में 50 सेटल कर दिया तो आपका 100% रेशियो हो गया। अगर आपने 50 में से 25 ही सेटल किया, मतलब उन लोगों को पैसा दिया जो भी सम इंश्योर्ड था, तो आपका 50% का क्लेम रेशियो हुआ, क्लेम सेटलमेंट रेशियो हुआ। तो ये क्लेम सेटलमेंट रेशियो देखना बहुत ही ज़रूरी है, और उसके लिए आपको रिसर्च थोड़ा सा अपने इन पे भी करना पड़ेगा एक बार। बट ठीक है, बहुत सारे लाइक HDFC हो गया, LIC हो गया, मैक्स पोपा हो गया, इनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो इंडस्ट्री में अच्छा है। ओके, एक चीज बताइए, एक सिंपल जो एक नॉर्मल लाइफ होता है, मतलब नॉर्मल इकोनॉमिकल ग्राफ जो होता है, जिसमें हम कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति का जो
घर है वो आज के डेट में अगर 80 से 85 हजार रुपया 80 to 85,000 अगर मिल रहा है तो वो सरवाइव कर रहा है आज के डेट में, क्योंकि महंगाई। तो वैसे व्यक्ति के लिए टर्म लाइफ इंश्योरेंस कितने का लेना चाहिए कि लगभग उसको 1 लाख रुपया उसके घर में पर मंथ आ जाए? देखिए, एक्चुअली इसका कोई थंब रूल तो नहीं है, मतलब कि कितना का लेना चाहिए, क्या मैं आंसर दे रहा हूँ कितना का लेना चाहिए, ऐसे कुछ थंब रूल ऐसा नहीं है। बट मिनिमम और मैक्सिमम इसका रेंज है। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी को सजेस्ट करता हूँ तो मैं बोलता हूँ आपका जो भी एनुअल इनकम है, फॉर एग्जांपल आपका अगर एनुअल इनकम 10 लाख रुपीज़ है पर एनम, तो आप उसका 10 टाइम्स जरूर रखिए, मतलब 1 करोड़ का इंश्योरेंस आप जरूर रखिए। बट ये मिनिमम है, आप मैक्सिमम 15 टाइम्स 20 टाइम्स भी ले सकते हैं। कंपनीज, बहुत सारी कंपनीज 15 टाइम 20 टाइम्स का भी कवरेज देती है आपको, तो आप उस हिसाब से ले सकते हैं। जैसे अगर आपने बताया कि अगर मेरा मंथली इनकम 1,20,000 रुपया है तो मुझे 1,20,00,000 का टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। हाँ, मोर देन आप 1 करोड़ का मिनिमम आप लीजिए। 1 करोड़ का। बिल्कुल लीजिए। अच्छा, 1 करोड़ का अगर हम लेते हैं तो अगर किसी भी प्रकार का घटना घट जाता है तो उस समय क्या मुझे पूरा 100% 1 करोड़ रुपया मिलेगा या फिर उसमें जीएसटी वगैरह कुछ कटता है? नहीं, कुछ भी नहीं कटेगा, आपका पूरा का पूरा सम इंश्योर्ड आपको मिलेगा। अच्छा। एंड उसके भी ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो पूरा का पूरा ले लीजिए। या समटाइम्स आप जब प्रोडक्ट लेते हैं या जब भी सेटलमेंट का भी टाइम आता है उस समय लोग आपको एडवाइस भी करते हैं कि अगर आप मंथली भी लेना चाहें तो बैक टू बैक वही अमाउंट आपका इन्वेस्टमेंट में चला जाएगा और आपको मंथली अच्छा, ये फैसिलिटीज है? ये फैसिलिटीज भी है, आप जब भी लेते हैं तो एक बार डिटेल में बताएंगे। मतलब आपके पास दोनों ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो पूरा का पूरा सम इंश्योर्ड आपके नॉमिनी को मिलेगा। ओके। आप तो रहेंगे नहीं, सर्वाइवर जो भी है नॉमिनी है उसको मिलेगा। या अगर आप नॉमिनी आप चाहते हैं कि मैं ऐसा प्लान करूं कि मेरे नॉमिनी को मेरे नहीं रहने के बाद भी जो मैं अभी अर्न कर रहा हूं 80,000 60,000 70,000 वो उसको मिलता रहे, सो उसका भी प्रोविज़न है। वो सजेस्ट करते हैं कि आप कैसे इन्वेस्ट कीजिए इसको और अकॉर्डिंगली आपका अमाउंट इन्वेस्टमेंट में चला जाएगा और अकॉर्डिंगली मंथली भी मिलेगा। तो इसमें कोई इशू नहीं है, आप जैसे चाहें ले सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके पास खुला हुआ है। ओके। जिससे अगर हम टर्म इंश्योरेंस लेने जा रहे हैं तो हमको डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या लगेगा? नॉर्मल KYC डॉक्यूमेंट्स, आपका जो पैन कार्ड, आधार कार्ड है, एड्रेस प्रूफ है, इनकम प्रूफ, सोर्स ऑफ इनकम का प्रूफ है, वो सब लगेगा। आपके डिक्लेरेशंस लगेंगे कि आपको कोई डिजीज़ है या नहीं। बट एक चीज़ ज़रूर है, सावधानी इसमें रखना चाहिए हमें कि हमें कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। अगर आपको कुछ लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ है या आपका कुछ हिस्ट्री है, बीमारियों का कुछ हिस्ट्री है, तो आप उसको ज़रूर डिस्क्लोज़ करके रखिए। बिकॉज अगर हम डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे या कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन देंगे एट द टाइम ऑफ परचेजिंग ऑफ दिस जो भी आपका पॉलिसी है, पॉलिसी को फाइनेंशियल जो पॉलिसी है उसको खरीदने से पहले, टर्म इंश्योरेंस खरीदने से के टाइम में अगर हम कुछ भी फाल्स स्टेटमेंट देते हैं तो फिर क्लेम सेटलमेंट के टाइम में हमें बहुत दिक्कत होगा। तो कुछ भी गलत नहीं देना है, जो भी आपसे मांगा जाता है। फॉर एग्जांपल स्मोकर, अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आप उसमें डिक्लेयर कीजिए कि मैं स्मोकर हूँ, आपका प्रीमियम थोड़ा सा बढ़ेगा। आपको अगर लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिजीज़ हैं तो आप उसको डिक्लेयर कीजिए, बिकॉज कई बार तो कंपनियां खुद भी जांच करा लेती हैं। कई बार होता है कि अगर आप यंग एज पे हैं तो नॉर्मली टेस्ट नहीं भी कराती है, डिक्लेरेशन के बेसिस पे ले लेती है आपका जो भी है प्रीमियम, आपको इंश्योरेंस दे देती है। तो उस समय आप कुछ भी छुपाइए मत, जो भी है आपका उसको पूरा सही बताइए। सो आज के टाइम में देखिए हर आदमी को इस प्रोडक्ट के बारे में सोचना चाहिए, बिकॉज आज के डेट में सबके पास एसेट, अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ में एसेट बहुत कम होता है, लायबिलिटी बहुत होता है जी। कोई भी आदमी गया करियर स्टार्ट किया, उसने करियर स्टार्ट किया 5 साल के अंदर उसने लोन ले लिया, हाउसिंग लोन, तो उसके एसेट तो अभी 20 ईयर्स के बाद जब लोन रिपेमेंट होगा तो क्रिएट होगा, बट लायबिलिटी उसने अभी ले लिया। कार उसने अभी ले लिया, सो कार उसका अभी अपना तब होगा जब उसका फाइनल इंस्टॉलमेंट चला जाएगा। एसेट बाद में होने वाला है, लायबिलिटी उसके पास एज ए कार लोन अभी हो गया। कभी और भी परेशानियां होती है, पर्सनल लोन भी हम लेके रखते हैं, क्रेडिट कार्ड के ओवरड्यूज होते हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हमारी लायबिलिटीज़ बहुत होती हैं, एसेट हमारे पास कम होता है। उस सिचुएशन में अपने परिवार के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको सुरक्षित रखने के लिए हमें इस प्रोडक्ट को जरूर लेना चाहिए। अगर हम फॉर एग्जांपल 1 करोड़ का कवरेज का मैंने बात की, 1 करोड़ का कवरेज अगर आप यंग एज में लेते हैं 25 में, 26 में, 27 में, आपको 10 to 15,000 के बीच में मिलेगा मैक्सिमम। मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ, 10,000 से 15,000 के बीच में आपको 1 करोड़ के आसपास का कवरेज मिल जाएगा। अगर 1 करोड़ का मैं कोई और LIC का प्रोडक्ट लेने जाऊँ, लाइफ इंश्योरेंस का ही प्रोडक्ट लेने जाऊँ कि मुझे 1 करोड़ का सम इंश्योर्ड का प्रोडक्ट दे दीजिए, तो उसका एनुअल प्रीमियम कितना होगा आप
अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। उसका एनुअल प्रीमियम कम से कम 3.5 से 4 लाख के बीच में होगा पर एनम, 3 से 4 लाख के बीच में होगा पर एनम। सो जहां आप 15,000 रुपया में, 10 से 15,000 रुपया में 1 करोड़ का कवरेज ले रहे हैं 30 ईयर्स के लिए, 15,000 या 10,000 एनुअल प्रीमियम दे करके, वहीं अगर आप ट्रेडिशनल प्लान में 1 करोड़ का सम इंश्योर्ड रखते हैं तो आपको 3 से 4 लाख के बीच में प्रीमियम पर एनम देना पड़ेगा। तो कोई अगर करियर स्टार्ट करता है उसके लिए 3 लाख रुपया इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम देना बहुत डिफिकल्ट होता है। सो इट्स वेरी वाइज डिसीजन कि हम अपने सारे लायबिलिटीज़ को प्रोटेक्ट करें। एक तरह से ये टर्म इंश्योरेंस आपके फैमिली को सारा लायबिलिटीज़ के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देगा और साथ में इनकम का रिप्लेसमेंट भी देगा। एक चीज मुझे बताएं, जैसे हम जानते हैं कि हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान है, एग्रीकल्चर बेस्ड है, तो हमारे जो दर्शकगण खासकर बिहार यूपी जो छोटे जगह के हैं, वो लोग छोटे किसान हैं, उन लोग या छोटे किसान है या छोटे बिजनेसमैन है, उनके लिए क्या करना चाहिए, उनको क्या सजेशन देना? देखिए एक्चुअली इसमें थोड़ा सा इनकम का प्रूफ भी होना जरूरी होता है, बिकॉज कंपनियां उन्हीं को प्रोटेक्ट करती हैं जो इंश्योरेंस प्रीमियम पहले तो अफोर्ड कर सकती हैं लंबे टाइम तक, साथ में उनका कुछ ना कुछ इनकम भी होना चाहिए। बिकॉज आज के डेट में कोई भी पॉलिसी लेने जाए तो आपका इनकम जरूर देखता है, उसके बेसिस पे ही वो अपना कवरेज निकालते हैं। सो उनको सबसे पहले तो ये करना पड़ेगा कि उनको अपने इनकम को, जो भी अगर थोड़ा सा मिडिल क्लास के फार्मर हैं जिनका कुछ इनकम है एक्चुअली में, उनको अपने रिटर्न्स वगैरह भी फाइल करने चाहिए। उनके इनकम पे कोई टैक्स नहीं है बट उनका इनकम कैप्चर होगा, जो बेस बनेगा आपको ये टर्म इंश्योरेंस प्लान वगैरह लेने के लिए। तो फिर अगर उनका बहुत बड़ा कवरेज नहीं होता है तो जितना आपका कवरेज बनता है, फॉर एग्जांपल 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, जो भी आपके बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ इनकम और जो भी आपका एसेट है, जो भी इनकम का सोर्स है, उसके बेसिस पे जितना भी सम इंश्योर्ड बनता है आप उतने का जरूर लीजिए। समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग। आपका 10 लाख का ही बनता है तो आप 10 लाख का ही निकालिए। ओके। कहने का तात्पर्य जो गवर्नमेंट हमेशा जो बोल रही है, आपका जो भी इनकम है प्लीज उसको डिक्लेयर कीजिए, बिल्कुल रिटर्न भरिए, कहीं ना कहीं ये कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा इसका बेनिफिट है। सो नॉर्मली मतलब जितना भी हम ले सकते हैं हमें लेना चाहिए, ब्लैंक नहीं छोड़ना चाहिए अपने लाइफ में। एक दूसरी चीज, कहने का तात्पर्य लाइफ इंश्योरेंस और टर्म लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में जहां आपको एक मोटा अमाउंट देना पड़ता है, टर्म में कम देना। वास्तव में मुझे लग रहा है कि टर्म लाइफ इंश्योरेंस ही वास्तव में लाइफ इंश्योरेंस है। एक्चुअली अगर हम देखें इसमें तो ये इन्वेस्टमेंट का प्रोडक्ट नहीं है। ट्रेडिशनल प्लान, इंडोमेंट प्लान को लोग दोनों मिक्स कर देते हैं, रिस्क कवर भी होता है और साथ में इन्वेस्टमेंट भी होता है। सो उसका प्रीमियम ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, बिकॉज आपको इंश्योरेंस कंपनी को सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद कुछ अमाउंट देना है, रिटर्न देना है। तो इसमें तो पहली बात तो कुछ रिटर्न नहीं आना है, इवन आपका प्रीमियम जो पे किया वो भी रिटर्न नहीं आएगा, सब कुछ लैप्स हो जाएगा। बट ये आपको एक छोटे से अमाउंट में बड़े पीरियड के लिए 25 ईयर्स, 30 ईयर्स के लिए, अगर आप 20 ईयर्स में लेते हैं तो 40 ईयर्स के लिए, इवन आज के डेट में 70-80 ईयर्स तक का कवरेज मिलता है। कहने का तात्पर्य अगर आपके पास जॉब में है, इनकम है, चाहे कोई भी हो, अगर आपके पास लायबिलिटी है तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस लीजिए, बिल्कुल। और लाइफ इंश्योरेंस में न जाकर उस कम पैसे में टर्म लाइफ इंश्योरेंस लीजिए और बचे हुए पैसे को आप एसआईपी या किसी बिल्कुल म्यूचुअल फंड और बाकी इन्वेस्टमेंट प्लान में हम लोग कर सकते हैं, एंड ट्रेडिशनल प्लान में भी रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट टर्म इंश्योरेंस आप जरूर लीजिए, बिकॉज ये आपको कवरेज बहुत बड़ा देता है। एक तो कवरेज बहुत बड़ा देता है और जो कि फ्यूचर में आपके सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को प्रोटेक्ट करेगा, लायबिलिटीज़ को प्रोटेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल आपका घर हाउसिंग लोन पे है, कार लोन पे, ये सारी चीज़ें आपकी रिटेन रह जाएगी फैमिली के साथ, कुछ भी। थैंक यू सर, आपने काफी अच्छा इंफॉर्मेशन दिया। प्रत्येक व्यक्ति को इसमें कहीं ना कहीं रिटर्न भरना ही चाहिए ताकि वो इंश्योरेंस ले सके। दूसरी बात है कि आप जो आपने काफी खूबसूरत ढंग से बताया कि लाइफ इंश्योरेंस एंड टर्म इंश्योरेंस बोथ आर डिफरेंट। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज बताइए, आपका तो एक काफी रिच एक्सपीरियंस रहा है अब्रॉड का, अलग अलग देशों में आप जाते रहे हैं। विदेशों में इसका क्या कंसेप्ट है? वो लोग लाइफ इंश्योरेंस प्रेफर करते हैं या टर्म लाइफ इंश्योरेंस? देखिए एक्चुअली हमारे देश और फॉरेन कंट्रीज का डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, बिकॉज उनका सोशल नेट बहुत बड़ा है, उनका सोशल सिक्योरिटी बहुत बड़ा है। अच्छा। उनको बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों के बारे में ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती है, बिकॉज उनको गवर्नमेंट के साइड से बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है। उनके पास पैसे हो नहीं हो फ़र्क नहीं पड़ता है। एजुकेशन बच्चों का बहुत अच्छा होता है। एंड
बाकी सोशल नेट भी उनका बहुत बड़ा है, ओल्ड एज में भी आपको बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं है। सो उनका और हमारे यहाँ काफ़ी डिफरेंस है। वहाँ लोग टर्म इंश्योरेंस पर जरूर लेते हैं, वहाँ भी लोग फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं और ये टर्म इंश्योरेंस, कोई ज्यादा म्यूचुअल फंड prefer और ये सारी चीज़ें को प्रेफरेंस देते हैं, और वो लोग भी अपना टर्म इंश्योरेंस वगैरह लेते ही हैं, बिकॉज ये फाइनेंशियल प्रोडक्ट हर जगह अवेलेबल है। अब अंत में आप बताएं, अगले वीक के लिए आप क्या सजेस्ट कर रहे हैं? कई लोगों का ये मुझे भी समझ में आया है, लोग चाह रहे हैं कि शेयर्स को वो लोग कैसे चूज़ करें, कैसे अच्छे शेयर्स को मार्केट से चूज़ करें, इसके बारे में जानना चाह रहे हैं। तो मैं उस पर थोड़ा सा टिप्स दूंगा, बहुत ज़्यादा डिटेल में तो बिकॉज टाइम कंस्ट्रेंट भी होता है, कि हम लोग कैसे शेयर मार्केट में बहुत सारे शेयर्स हैं। सो हम लोग को कोई भी शेयर परचेज करने के पहले क्या क्या देखना चाहिए, क्या क्या सावधानियाँ लेनी चाहिए, या हम डायरेक्ट मार्केट में ना जा करके इनडायरेक्टली कैसे अपने रिस्क को कम करते हुए मैक्सिमम शेयर्स में पार्टिसिपेट करें, इस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट। थैंक यू, काफी खूबसूरत जानकारी। अगले नेक्स्ट संडे को एक अच्छी खासी एपिसोड होने वाली है जो शेयर बेस्ड होगा। आगे सर आपको बताने वाले हैं किस किस कंपनी का शेयर ले, उस कंपनी के पीछे का बैकग्राउंड क्या है, और शेयर को लेने के समय आपको क्या क्या ध्यान देना चाहिए। अगर आपके पास भी कुछ सवाल हो प्लीज कमेंट करें। सर का नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। एज ए हॉबी ये हमेशा ही लोगों को हेल्प करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के रूप में, प्लानर के रूप में, ताकि आप अच्छा फाइनेंशियल प्लानिंग कर सके। यदि कोई क्वेश्चन हो प्लीज कमेंट करें, या फिर इनके नंबर पर आप इनको टच भी कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का सेशन हम लोग समाप्त करते हैं। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर। नमस्कार।